हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीडिंग पार्ट ए के बारे में, जिसके अंदर टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस होते हैं और जो 20 क्वेश्चंस होते हैं आपको 15 मिनट्स में सोल्व करने होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, जैसे कि आपके 20 में से अगर आपके 18 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका जो पार्ट बी और सी है उसके अंदर सिर्फ आपको 12 मार्क्स स्कोर करने हैं, जिससे आपका जो रीडिंग का जो स्कोर है, जो आपको रिक्वायर्ड स्कोर है, वो आपके आराम से आ जाएंगे और आपका जो रीडिंग का सब टेस्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इस वाली वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि पार्ट ए के बारे में ही बात करेंगे। जो पार्ट और बी और सी है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। तो कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स से आप पार्ट ए के अंदर अच्छा स्कोर ला सकते हैं, हम लोग सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है, जो पार्ट ए होता है इसके अंदर टोटल मिला के 4 छोटे-छोटे पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, पैराग्राफ सी और पैराग्राफ डी। ये थे आपके पैराग्राफ्स और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये टोटल मिला के इसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर जो 1 से लेके 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर जो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या फिर एक कोई लाइन दी जाएगी, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन से वाले पैराग्राफ में से है। पैराग्राफ ए में से है, बी में से या सी या फिर डी में से, कौन से वाले पैराग्राफ में से है। तो जो इसका आंसर होगा वो खाली आपका एक लेटर का होगा, जैसे कि ए, बी, सी या डी। तो टोटल मिला के 7 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आपको बताना है कि ये कौन सी जो इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन है ये कौन से पैराग्राफ में से है। उसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक है। इसके अंदर आपको वन वर्ड आंसर देना है या फिर आपको कोई न्यूमेरिकल आंसर देना है। इसके अंदर न्यूमेरिकल आंसर भी हो सकता है। तो वो आपको इन चारों पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो कि आपको सेंटेंस कंप्लीशन होता है, जिसके अंदर कि आपको एक सेंटेंस में से एक वर्ड वहाँ से निकाल दिया जाएगा और आपको वो वर्ड वहाँ पे लिख के उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो टोटल मिला के ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो आपका 1 से लेके 20 क्वेश्चंस आपके जो भी होंगे, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप कोई गलत आंसर भी देते हैं तो उसके अंदर आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। तो जो भी आप किसी भी क्वेश्चन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके इक्वली मार्क्ड होते हैं। तो आपका जो 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन है, उसका हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा आंसर देने पे। तो टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो है आपका 15 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के आपको सिर्फ 45 सेकंड्स ही मिलेंगे। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी सारे लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे छूट जाते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ आप ये मेक श्योर कर लें कि जो भी आप अपना टाइमर आप सेट कर रहे हैं तो 13 से 14 मिनट्स का ही सेट करें, 15 मिनट्स का सेट ना करें। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने घर पे बैठ के या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होता है बिल्कुल भी। तो प्लीज़ आप उसको 13 से 14 मिनट्स में ही सोल्व करें, क्योंकि जब आपके ऊपर एग्जाम का जो स्ट्रेस होगा तब आप उसको 15 मिनट्स में ही सोल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप उसका जो आपको टाइमर है वो 13 से 14 मिनट तक ही रखें और उसको कोशिश करेंगे जो आपके 20 क्वेश्चन है ये 13 से 14 मिनट्स में ही आपके सोल्व हो जाएँ। ये थी पहली बात। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जब भी आप कोई पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो कोई भी किसी भी चीज़ की आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपका पहला पैराग्राफ है वो हमेशा इंट्रोडक्शन के बारे में ही होता है और जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन के बारे में ही होता है। तो जैसे कि हम लोग ओईटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी ओईटी के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं सब क्लिनिकल बेस्ड ही आती हैं। जो भी टॉपिक होगा वो किसी डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड होगा या फिर किसी क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो आपका पहला पैराग्राफ होगा वो आपका इंट्रोडक्शन ही होगा। आपको ये सब चीज़ें पहले से ही आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जो आपका पहला पैराग्राफ है वो आपका इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपकी डिजीज़ की डेफिनेशन है, एपिडेमियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर या तो उसके साइन एंड सिम्पटम होंगे या उसका कॉजेटिव एजेंट होगा। ये आपके दिमाग में आपको रखनी है। जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो आपका डायग्नोसिस होगा, जिसके अंदर के आपके एक्सरेज आ जाएंगे, सीटी स्कैन आ जाएगा, एमआरआई आ जाएगा, आपके जो ब्लड टेस्ट आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो थर्ड पैराग्राफ है वो आपका डायग्नोसिस ही होगा। उसके बाद जो आपका फोर्थ पैराग्राफ होगा वो आपका डिजीज़ प्रिवेंशन हो सकता है, रिकवरी हो सकती है या ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में लेके चलते हैं तो जो आपके एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे चीज़ें आपको कैसे यूटिलाइज करनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमने बात कर ली चारों पैराग्राफ के बारे में कि चारों पैराग्राफ किस टाइप के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है 1 से लेके जो 7 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको अपने पैराग्राफ में से निकाल के आपको उसका आंसर देना होता है। आपको ABCD में से आंसर देना होता है।
तो जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करता था वो मैं ये करता था कि मैं 1 से लेके 7 क्वेश्चन छोड़ देता था। मैं उनको टच भी नहीं करता था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ढूँढने में मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर देता था अपना। हर क्वेश्चन के लिए मैं कम से कम 1 मिनट देता था, जिससे कि मेरी 7 मिनट तो मेरी वहीं पे खराब हो जाती थी। बाकी 7 या 8 मिनट में मेरे को बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। तो मैं 1 से लेके 7 क्वेश्चन वहाँ छोड़ देता था। मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करता था। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, जब आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता के रखा है कि आप अपने दिमाग में हमेशा ये रखें कि पैराग्राफ जो ए है वो आपका इंट्रोडक्शन है, बी है वो साइन एंड सिम्पटम है, जो सी है वो डायग्नोसिस है और डी है वो आपका ट्रीटमेंट है। तो आप जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 उठाएँगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में पूछा हुआ है, तो आप पैराग्राफ ए, बी, सी को आप नहीं पढ़ेंगे, आप सीधा के सीधा आप पैराग्राफ डी में जाएँगे। जैसे ही आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको वहाँ पे आपका रिलेटिव आंसर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपका 45 मिनट से भी कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पैराग्राफ बी और सी आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो आपका आंसर है वो पैराग्राफ डी में मिलेगा। तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा और आपको सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है और आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। पर जब आप वो आंसर के लिए आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, तो आप उस पैराग्राफ को काफ़ी अच्छे से पढ़ लें और उसके अंदर आपका बाकी ट्रीटमेंट के बारे में जो भी आपको वहाँ पे आंसर मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ट्रीटमेंट का खाली एक ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया होगा 8 से लेके 20 तक, आगे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आएँगे जो कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड होंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई भी की पॉइंट आपको मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि एडल्ट के लिए मॉर्फिन की डोज़ कितनी होती है। अगर वहाँ पे आपको मिलता है तो आप उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लें और जो न्यूमेरिकल है वहाँ पे आप राउंड बना दें कि आपको आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आगे पूछा जाए तो आप उसका आंसर तुरंत दे सकें। तो जैसे कि अगर आपने पैराग्राफ पढ़ने में आपके 45 सेकंड्स लग गए हैं और आपका 1 मिनट लग गया है पूरा, तो भी आपने क्वेश्चन नंबर 8 आपने 1 मिनट में सॉल्व किया और आपका आंसर आपको वहाँ पे मिल गया है। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर आपने 11 किया, 12 किया, 13 किया, पर जैसे आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अगर वहाँ पे ऐसे आता है कि एडल्ट की मॉर्फिन की डोज़ कितनी होती है, तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरे पैराग्राफ 4 में मैंने वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। आप सीधा उठा के वहाँ से वहाँ पे लिख देंगे। तो जो वो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, तो उसके अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लग जाएँगे। तो वो जो टाइम बैलेंस है वो वहाँ पे हो जाएगा कि जितना आपने ज़्यादा टाइम दिया था क्वेश्चन नंबर 8 को, वहाँ पे ही क्वेश्चन नंबर 14 को कम टाइम देके वहाँ पे आपका टाइम बैलेंस हो जाएगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन आएँगे, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आपसे साइन एंड सिम्पटम के बारे में पूछा गया है, तो आपको सबको पता है कि जो पैराग्राफ बी है उसके अंदर ही मेरे को साइन एंड सिम्पटम मिलेंगे। अगर कहीं पे आपको पॉजिटिव एजेंट के बारे में पूछा गया है, तो आप सीधा प्रेफ़र करेंगे पार्ट बी में जाएँ, क्योंकि वहीं पे साइन एंड सिम्पटम और पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में बात किया गया है। कोई क्वेश्चन आया है जिसके अंदर कि आपको डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, डिज़ीज़ कंडीशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है, एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता है कि वो पार्ट ए में ही आपको मिलेगा। उसके बाद कोई भी चीज़ें डायग्नोसिस से रिलेटेड पूछी गई हैं कि जैसे कि आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है या कुछ हुआ है, कि फ्रैक्चर को पता करने के लिए हमको कौन-कौन से चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि हमें पता चले कि आपको कौन से टाइप का फ्रैक्चर है। तो आपको पता है कि हमें एक्स-रे करना है या फिर ये जो जो भी चीज़ें करनी है, तो ये हमको पार्ट सी में आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी आपको ईज़ी हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जब आप सॉल्व करेंगे, तो आप हर पैराग्राफ को कम से कम 2 बार आप स्किम कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और आपको पता चल गया होगा और आपने क्योंकि वो क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करे हैं। अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप उस पे टाइम वेस्ट ना करें। आप उस आंसर को वहाँ पे छोड़ के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ा हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आप जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, तो आपकी नज़रों से वो चारों पैराग्राफ निकल गए होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो आपने क्वेश्चन छोड़ा था, तो आपका आपका आंसर है वो वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आपने चारों पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिए हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 20 तक आप सॉल्व करेंगे, तो आपके जो चारों जो पैराग्राफ हैं वो आपकी नज़रों से निकल जाएँगे। तो आपके जो 8 से लेके जो 20 क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपके सिर्फ 10 मिनट में ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी बचेंगे 5 मिनट, जिसके अंदर कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये आती है, जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, तो आपको पैराग्राफ देखना भी नहीं पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन से पैराग्राफ में से है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 20 तक जब आपने सॉल्व किया है, तो आपने वो पैराग्राफ 1 से 2 बार आपने वो पैराग्राफ आराम से पढ़ लिए हैं। तो जब मैं करता था, तो सिर्फ मैं 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर मेरा 1 से लेके 7 क्वेश्चंस मैं आराम से सॉल्व कर लेता था। क्योंकि मुझे सिर्फ वहाँ पे लाइन पढ़नी होती थी, क्वेश्चन पढ़ना होता था, मुझे ये बताना होता था कि ये कौन से पैराग्राफ में से है। तो मैं सिर्फ वो लाइन पढ़ता था और मैं वहाँ पे लिख देता था ये ए से है या बी से है, सी से है या फिर डी से है। तो जबकि जो 7 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे सॉल्व होने में। आपके टोटल मिला के 11 से 12 मिनट के अंदर आपका पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, वो आपके क्वेरी वाले जो क्वेश्चंस जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 19 नहीं मिला, 18 नहीं मिला, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है कि मेरे को मिल नहीं रहा है, या फिर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज़ करें उन क्वेश्चंस के लिए।
जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगे थे। उसके बाद आप दोबारा जाएँ, पैराग्राफ को आराम से तसल्ली से पढ़ें। अभी आपके पास टाइम 45 सेकंड से ज़्यादा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप जाएँ, उस त क्वेश्चन को आप तसल्ली से पढ़ें। अगर बाय चांस ऐसा भी होता है कि आप कन्फर्म नहीं है आंसर, पर आपने आंसर वहाँ पे लिख दिया है, पर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्योंकि अभी वो क्वेरी में है, क्योंकि आपने अभी उसका आंसर अभी कन्फर्म आंसर नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है डाउट में है कि यार ये मेरा सही होगा, गलत होगा, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो जैसे ही आपका 11 से 12 मिनट में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उन क्वेश्चन पे जाएँ जो कि जिनका आपको डाउट है, आप उनको देखें। उसके बाद फिर आपको मैंने जैसे आपको बताया, आपके पास 45 सेकंड से ज़्यादा होगा आपको सॉल्व करने के लिए। आराम से जाएँ, उसको सॉल्व करें और काफ़ी आराम से आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा और 18 से 19 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो जो सबसे मेन ट्रिक है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 1 से 7 क्वेश्चन हैं, आप उनको टच ना करें। 8 से लेके 20 क्वेश्चन तक सॉल्व करें, ताकि आपके 8 से 20 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके जो पैराग्राफ हैं वो आप आराम से 2 या 3 बार पढ़ चुके होते हैं, और आपके 1 से 7 क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनको लास्ट में कर रहे हैं और आपने पैराग्राफ ऑलरेडी आपने वो पढ़ चुके हैं। तो यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल करनी है और आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको बाय चांस कोई आंसर नहीं मिलता है, अगर आप सेंटेंस फॉर्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वो सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सूटेबल आंसर नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप उसको ब्लैंक ना छोड़ें, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसा आपको सही लगता है, आपको वैसा आंसर वहाँ पे लिखें। और अब मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि साम, दाम, दंड, भेद जो भी आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना है, प्लीज़ आप इस्तेमाल करें और अपना प्लीज़ आंसर ना छोड़ें, और अपना एग्ज़ाम है वो आराम से आप क्लियर करें। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो 12 से 13 मिनट्स तक का ही आप टाइम रखें, सॉरी 13 से 14 मिनट तक का टाइम रखें। जो आपका टाइमर है वो सेट करें, 15 मिनट्स का ना करें, क्योंकि आपको आदत डालनी है कि 13 से 14 मिनट में ही आपको आपका एग्ज़ाम जो पार्ट ए है वो कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये ट्रिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और आप कंफर्टेबल हैं जो जिस तरीके से आप कर रहे हैं, कि आप 1 to 7 क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, फिर 8 से 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू रखें। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करें। और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपके लिए ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पार्ट बी और सी के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।